हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंस क्लासेज बाय वीबिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट न्यू स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। सो नाउ वी स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज पावर शेयरिंग. It means power sharing means the distribution of power among the organs of government such as legislature, executive and judiciary or different levels of government, examples central government, state government and local government. ठीक है, तो देखिए पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, सरकार चलाने की जो पावर है, देश को चलाने की जो पावर है, रूलिंग पावर है, ठीक है, उसको किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आपका लेजिस्लेचर हो गया, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव हो गया विच इन्फोर्सेस द लॉ इन द कंट्री, और जुडिशरी हो गया विच गिव्स पनिशमेंट टू द लॉ ब्रेकर्स। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, या जब हम रूलिंग पावर या गवर्नमेंट की पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में बांट देते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं। और यहाँ पर से पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। नाउ वी गो टू अवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज ठीक है, तो एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। It means a group of people that have similarities with each other with respect to culture, language, history और society। यानी कि एथनिक कंपोजिशन का मतलब है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो बहुत चीजों में एक दूसरे से सिमिलर हैं, जैसे कि वो जो है एक जैसा कल्चर, एक जैसी भाषा या एक जैसा इतिहास या एक जैसे समाज को शेयर करते हैं या उसमें रहते हैं। ठीक है, so they often share similar rituals, religion, dressing style, etc. तो वो लोगों का वो ग्रुप जो एक जैसी भाषा बोलता है या एक जैसे धार्मिक रीति रिवाज अपनाता है या एक जैसे ड्रेसिंग सेंस को अपनाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन एथनिसिटी और एथनिक कंपोजिशन। ठीक हो गया। अब हम तीसरे टॉपिक पे जाते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है बेल्जियम एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज countries 59% people speak Dutch language, 40% speak French and rest 1% speak German। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम किसके आधार पे देख रहे हैं, लैंग्वेज, यानी कि कौन सी लैंग्वेज बोलने के आधार पे। तो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है, क्योंकि यहाँ पर जो है 59% पीपल यानी कि मेजोरिटी में जो है डच पीपल हैं जो कि डच भाषा को बोलते हैं। ठीक है, और 40% पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 1% लोग ऐसे हैं जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, एंड इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, है ना, जो कंट्री की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, इट हैज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजोरिटी, दैट इज 80% एंड डच आर ओनली 20%। ठीक है, पूरे देश में अगर देखा जाए तो डच पीपल जो है मेजोरिटी में है, लेकिन अगर कैपिटल सिटी की हम बात करते हैं तो वहां पे फ्रेंच लोग जो हैं किसमें है, कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में है, 80% हैं, और डच लोग केवल 20% हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, और जो मैंने आपको टॉपिक समझाया वो इसका आंसर है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नंबर 4, कॉजेज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। यानी कि वो क्या कारण थे जिसके कारण बेल्जियम में आपस में झगड़े होने लगे। ठीक है, नंबर 1, द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कौन होते हैं, दोज पीपल हु आर लेस इन नंबर इन एनी कंट्री देन अदर कम्युनिटीज। ठीक है, यानी कि वो लोग जिनकी संख्या दूसरी कम्युनिटी की अपेक्षा एक देश में कम है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में मुस्लिम और सिख लोग माइनॉरिटी में आते हैं।
ठीक है, जबकि हिंदू लोग किसमें आएंगे, मेजोरिटी में आएंगे। ठीक है, तो माइनॉरिटी French speaking community was very rich and powerful. This was the main reason of anger of Dutch community. अब देखिए कारण, पहला कारण क्या है कि जो डच लोग हैं वो संख्या में पूरे देश में 59% हैं। ठीक है, यानी कि उनकी संख्या मेजोरिटी में है। अब डच लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि फ्रेंच लोग जो है, फ्रेंच कम्युनिटी के लोग क्या है, हमसे कम होते हुए, माइनॉरिटी में होते हुए भी ज्यादा रिच हैं और ज्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में इनका डोमिनेशन है, हमारा कम है। इसका कारण क्या था, बिकॉज द डच कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट मच इन एजुकेशन, मच लेटर दिस लेड टेंशन बिटवीन बोथ द कम्युनिटी। ठीक है, तो डच कम्युनिटी इसलिए नाराज थी क्योंकि उनका विकास जो था बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि उन्होंने शिक्षा देर में पाई। जबकि फ्रेंच लोग जो थे भले कम थे संख्या में, लेकिन वो पहले से एजुकेटेड थे, तो हर जगह उन्हीं का डोमिनेशन था, जिसके चलते डच और फ्रेंच कम्युनिटी में हमेशा टेंशन क्रिएट रहता था। तो ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 बोथ द कम्युनिटीज हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर, और इसमें काफी सिविल वॉर जैसा भी हुआ, यानी कि देश के अंदर ही काफी तोड़फोड़ मारपीट हुई दोनों कम्युनिटीज में, बिटवीन द डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन बेल्जियम। अब अगला टॉपिक जो है हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम है ना, यानी कि अब हम देखेंगे कि बेल्जियम के लोगों ने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से सॉल्व किया, किस तरह से अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। ठीक है, तो इसके लिए जो है नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि जो डच लोग थे उन्होंने, डच एंड जर्मन फ्रेंच तीनों कम्युनिटी के लोग, ठीक है, मेनली द डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी, तो इन्होंने क्या कोशिश करी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले तो 4 बार सुधारा, ताकि बिल्कुल भी उनके बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, उसमें ऐसे प्रोविजंस, ऐसे लॉज निकाले जिससे कि सारी कम्युनिटीज क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। तो दूसरा पॉइंट रहता है, it declared that the central government and state government will have equal number of ministers, that is 50-50%। ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि देश में भले मेजोरिटी में कौन है, डच हैं, ठीक है, और माइनॉरिटी में है जर्मन और फ्रेंच, लेकिन झगड़ा मेनली किसके बीच में था, फ्रेंच और डच लोगों के बीच में। तो ये डिसाइड किया गया कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही जगह पे क्या होगा, 50-50% जो है दोनों कम्युनिटी से मिनिस्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो झगड़े का कारण ही खत्म हो गया, उनको बराबर बराबर पावर शेयरिंग दे दी गई। ठीक है, इन सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। अब तीसरा कारण जो है, सम पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो एकोमोडेशन करने का इनका तीसरा तरीका था, ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से दे टुक सम पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एंड दे गिव दीज पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेके उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन से, उसके कंट्रोल से फ्री कर दिया गया। और नंबर 4 है, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, वाज आल्सो फॉर्म्ड फॉर प्रिजर्विंग द कल्चर ऑफ एवरी कम्युनिटी। ठीक है, तो पूरे देश से जो है हर कम्युनिटी की एक सरकार बनाई गई, जैसे डच कम्युनिटी की अलग, जर्मन कम्युनिटी की अलग और फ्रेंच कम्युनिटी की अलग, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि अपने अपने कल्चर, अपने अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। तो बेटा इस तरह से जो है बेल्जियम ने अपनी सोशल डाइवर्सिटी को जो है बड़े प्रॉपर तरीके से एकोमोडेट किया। ठीक है, और उसको जो है सुलझा लिया, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है, बाय अमेंडेड their constitution for 4 times and by some other laws। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, और इसके बाद जो है हम एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका से जो है सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।